Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start digestive glands. इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था और हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था. उसके बाद हमारा टॉपिक आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का. अब हमारी बॉडी में जितने भी टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनके बारे में इस पैराग्राफ में डिस्कस किया हुआ है. जैसे कि सेलेवरी ग्लैंड्स हो गए, लिवर हो गया और पेनक्रियाज हो गया. तो हमारे 3 टाइप के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि सेलेवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज. लिवर सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेलेवरी ग्लैंड्स की. तो सेलेवरी ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको पहले भी डायग्राम में बताया था कि सेलेवरी ग्लैंड्स मेनली हमारा सलाइवा प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं. तो सेलेवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करती हैं? सलाइवा. उसके बाद ये तीनों पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं. मतलब 3 टाइप के सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, पैरोटिड्स, मैक्सिलरी या मैंडिबुलर या फिर सबलिंगुअल. मैक्सिलरी और मैंडिबुलर सेम ही है. मैक्सिलरी को भी हम सब मैंडिबुलर भी कहते हैं. तो हमारे पास 3 टाइप के सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल. पहला अगर हम बात करें पैरोटिड ग्लैंड की, तो पैरोटिड ग्लैंड हमारा कहाँ? चीक के पास प्रेजेंट होता है. जनरली हम कह सकते हैं ईयर के नीचे, चीक के पास प्रेजेंट होगा. और सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड लोअर जॉ पे प्रेजेंट होगा. मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जॉ एंगल पे, मेनली जॉ एंगल पे ही प्रेजेंट होता है ये, बट एनसीईआरटी ने बोला है लोअर जॉ, सो यू कैन लर्न लोअर जॉ. और सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं टंग के नीचे. तो हमारे 3 तरीके के सेलेवरी ग्लैंड्स हो गए, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर या फिर सबलिंगुअल. अगर पैरोटिड ग्लैंड में अगर इन्फेक्शन हो जाए, मतलब एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो मम्स कॉज होता है. एक बार पढ़ लेते हैं इसको. द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड्स, द लिवर एंड पेनक्रियाज. तीनों टाइप के ग्लैंड हो गए. फिर सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स, दैट इज 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स. द पैरोटिड्स, चीक जो कि चीक में प्रेजेंट होगा, द सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो लोअर जॉ में प्रेजेंट होगा, एंड द सबलिंगुअल बिलो द टंग. नाउ नेक्स्ट दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जो भी सेलेवरी ग्लैंड्स हैं ये भले ही बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, दे आर सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी. यहाँ पे लिखा है दे आर सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी, मतलब कि बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होंगे, लेकिन सिक्रीशन कहाँ करेंगे? बकल कैविटी के अंदर. सलाइवरी जूस बकल कैविटी के अंदर रिलीज करते हैं. तो दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द बकल कैविटी. इस लाइन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाइन इम्पॉर्टेंट है. काफ़ी क्वेश्चन पूछ चुके हैं बार बार, तो इसको लर्न कर लेना. नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट ग्लैंड, लिवर. लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेइंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन. लिवर हमारी बॉडी कैविटी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है. उसके बाद वेट इसका कितना है? 1.2 से लेकर के 1.5 kg इन एडल्ट ह्यूमन के अंदर. ये जो वेट बताया हुआ है ये एडल्ट ह्यूमन का बताया हुआ है वेट. और लिवर प्रेजेंट होता है कहाँ, कौन सी लोकेशन पे? तो डायाफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में. इसके पास 2 लोब्स होती हैं, एक राइट लोब होगी और एक लेफ्ट लोब होगी. नाउ यू कैन सी दिस फिगर कि यहाँ पे एक देखो 2 लोब तो है लिवर में, एक ये वाला राइट लोब है और एक लेफ्ट लोब है. लेकिन जो राइट लोब है वो थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट लोब. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो राइट लंग होगा ना उसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी लेफ़्ट लंग से. तो राइट लंग थोड़ा सा लेफ़्ट लंग से ऊपर होगा, थोड़ा सा
राइट लंग ऊपर होगा लेफ़्ट लंग से, और जो राइट किडनी होगी वो थोड़ी सी नीचे हो जाएगी लेफ़्ट किडनी से। उसके बाद हमारा जो लिवर है वो बना होता है बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल से मिलके, तो इसीलिए हम हेपेटिक लोब्यूल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। अब हेपेटिक लोब्यूल के अंदर हिपैटोसाइट्स प्रेजेंट हैं जो कि कॉर्ड्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। ये इस तरीके से कॉर्ड्स की फॉर्म में, जो छोटी छोटी हैं ये सारी हिपैटोसाइट्स हैं और ये सब मिल करके एक कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज हो रही हैं। हेपेटिक सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये हेपेटोसाइट्स क्या रिलीज़ करेंगी, बाइल जूस सिक्रीट करेंगी, और वो बाइल जूस जो होगा वो लिवर की डक्ट से निकल करके और गॉल ब्लैडर में जा कर के थोड़े टाइम के लिए स्टोर होगा, कंसनट्रेट होगा, और पूरा कंसनट्रेट होने के बाद वो रिलीज़ हो जाएगा ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हेपेटिक लोब्यूल प्रेजेंट है जिनके अंदर हेपेटोसाइट्स कॉर्ड्स की फॉर्म में अरेंज्ड है। ये हेपेटोसाइट रिलीज़ करेंगी बाइल जूस। अब हेपेटिक लोब्यूल को एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जो होती है वो कवर करती है। ये पूरी एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी जो हेपेटिक लोब्यूल को कवर करेगी, पतली सी लेयर होती है। इस लेयर को हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करना कि जो ग्लिसन्स कैप्सूल है वो हेपेटिक लोब्यूल की कवरिंग है, पूरे लिवर की कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, सो इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज़ 2 lobes. The hepatic lobules are the structural and functional unit of liver containing hepatic cells that are also called as hepatocytes arranged in the form of cords. Cords की फॉर्म में अरेंज होते हैं hepatocytes. Each lobule is covered by a thin connective tissue sheet. Lobule मतलब कि hepatic lobule जो है, हर एक hepatic lobule, क्योंकि लिवर के अंदर बहुत सारे hepatic lobules प्रेजेंट होते हैं, तो हर एक hepatic lobules thin connective tissue sheet की एक लेयर से कवर्ड होता है जिसे हम कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। द बाइल सिक्रीटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पासिस थ्रू द हेपेटिक डक्ट्स। अब जो बाइल सिक्रीट होगा, मतलब जो हेपेटोसाइट्स हमारी बाइल जूस सिक्रीट करेंगी, वो पास होगा हेपेटिक डक्ट्स के थ्रू। हेपेटिक डक्ट्स मतलब कि जो लिवर की डक्ट्स हैं। लिवर, हेपेटिक वर्ड जो है वो थोड़ा लिवर से कनेक्ट होता है। तो बाइल जूस जो भी हेपेटोसाइट्स रिलीज़ करेगा वो सारा हेपेटिक डक्ट से होते हुए गॉल ब्लैडर में जाकर, गॉल ब्लैडर क्या है, तो एक थिन मस्कुलर सैक, और यहाँ से होते हुए गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होगा, कंसंट्रेट होगा। अब हम थोड़ा सा इस डायग्राम को अगर देखें तो यहाँ पे क्या है कि डक्ट सिस्टम दिखाया हुआ है, लिवर का, पेनक्रियास का और गॉल ब्लैडर का। तो सपोज़ कर लेती है कि यहाँ पे ये लिवर है, एक राइट लोब है यहाँ पे और ये लेफ़्ट लोब है लिवर का। तो लिवर से ये डक्ट निकल रही हैं, यहाँ पे लिखा है डक्ट्स फ्रॉम लिवर। तो ये जो डक्ट निकल रही है ये हो गई हमारी हेपेटिक डक्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ मैं। तो ये जो 2 डक्ट्स आ रही हैं ये लिवर से आ रही हैं जो कि हमारी हेपेटिक डक्ट है, और ये गॉल ब्लैडर है। तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये जो डक्ट जो गॉल ब्लैडर से निकल रही है ये वाली, ये जो डक्ट है ये सिस्टिक डक्ट है। और फर्दर सिस्टिक डक्ट और जो लिवर से जो डक्ट निकल रही है, मतलब कि लिवर से जो हेपेटिक डक्ट निकल रही है और ये जो सिस्टिक डक्ट है, ये दोनों मिल करके एक सिंगल पैसेज बनाएंगे, तो उसे हम कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट। अब फर्दर क्या होगा कि पेनक्रियास से भी कुछ डक्ट्स निकलेंगी, दैट आर कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट मिल करके एक और डक्ट बनाएंगी, मतलब दोनों मिल करके आगे एक सिंगल डक्ट बनाएंगी, दैट इज़ कॉल्ड एज हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब यहाँ पे हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट के एम्पुलरी रीजन पे, इस रीजन पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट कहते हैं गॉल ब्लैडर की डक्ट को, अलोंग विद द हिपैटिक डक्ट
अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, मतलब हेपेटिक डक्ट और जो सिस्टिक डक्ट थे मिल करके हमारी कॉमन बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट मतलब कि जो कॉमन बाइल डक्ट है हमारी और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिल करके ड्यूडेनम में खुलेंगी, और ड्यूडेनम में खुलेंगी तो एक सिंगल पैसेज बनाती हैं दैट इज़ कॉल्ड एज हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट विच इज़ गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सो नाउ कम टू पेनक्रियाज। तो जो पेनक्रियाज है वो हमारा कंपाउंड ग्लैंड है, मतलब कि इसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी प्रेजेंट है। तो पेनक्रियाज के अंदर दो पार्ट्स प्रेजेंट होंगे, एक्सोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होगा और एंडोक्राइन पार्ट भी प्रेजेंट होगा। एक्सोक्राइन पार्ट का मतलब कि जो भी सिक्रीशन वो होगा वो डक्ट्स के थ्रू होंगी, और एंडोक्राइन पार्ट्स मतलब कि जो भी सिक्रीशन होंगे वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर होंगी। तो पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो पेनक्रियाटिक एल्कालाइन पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करता है जिसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, जो पेनक्रियाटिक जूस होगा उसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बाद में जाके एक्टिव होते हैं। सो पेनक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम्स। और पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पोर्शन होगा वो सिक्रीट करता है हार्मोन्स, इंसुलिन और ग्लूकागन। द पेनक्रियाज इज़ अ कंपाउंड both exocrine and endocrine elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum। यहाँ पे ड्यूडनम के बीच में, ये ड्यूडनम है तो ड्यूडनम के बीच में पेनक्रियाज प्रेजेंट है। द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स एन एल्कालाइन पेनक्रियाटिक जूस। एक्सोक्राइन पोर्शन जो होगा पेनक्रियाज का वो सिक्रीट करता है एल्कालाइन पेनक्रियाटिक जूस जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बाद में जाके एक्टिव होंगे, कंटेनिंग एंजाइम्स। एंड पेनक्रियाटिक जूस हमारा एंजाइम्स कंटेन करेगा और कुछ म्यूकस सिक्रीशन कंटेन करेगा। एंड एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागन। तो अगर हम यहाँ पे पेनक्रियाज को देखें तो यहाँ पे जो इतना पार्ट है पेनक्रियाज का ये एंडोक्राइन पार्ट है, और एंडोक्राइन पार्ट के अंदर कुछ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती हैं और उनके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसके एंडोक्राइन पार्ट के अंदर 1 से 2 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होंगे जो कंटेन करते हैं अल्फ़ा एंड बीटा सेल। इसमें अल्फ़ा सेल भी प्रेजेंट होंगे और इसमें बीटा सेल्स भी प्रेजेंट होंगी। तो इसकी जो अल्फ़ा सेल्स होंगी वो ग्लूकागन को रिलीज़ करेंगी और जो बीटा सेल होगी वो इंसुलिन को रिलीज़ करती हैं। तो ग्लूकागन का काम क्या है? ग्लूकागन ब्लड के लेवल को कंट्रोल करके रखता है, जो हमारे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होते हैं उनको मेंटेन करके रखता है। आपने एक वर्ड सुना होगा हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर शुगर का अमाउंट बढ़ जाना, तो वो कौन करवाता है? हमारा ग्लूकागन करवाता है। तो इसीलिए ग्लूकागन को हम हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन भी कहते हैं। तो ये हार्मोन वाला जो टॉपिक है ये डिटेल में दिया हुआ है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, अब इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर देगा बॉडी के अंदर। मतलब इंसुलिन जो ग्लूकोज का लेवल होगा ब्लड में वो कम कर देगा। क्या होगा कि ब्लड में जितना भी ग्लूकोज प्रेजेंट है वो सारे के सारे इंसुलिन, जब भी इंसुलिन स्टिमुलेट होगा जितना भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होगा वो सारा का सारा इंसुलिन भेज देगा हेपेटोसाइट्स के पास, जिसकी वजह से आपको ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज का लेवल कम होगा। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जब कम हो जाएगा तो हम उसको कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, और ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अब हमने ये भी सुना होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ही होता है, क्योंकि जब हाइपरग्लाइसीमिया बहुत टाइम तक हो जाएगा तो वो डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज कर देता है। फिर हम सुनते हैं कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है? हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन बना देता है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम कर देगा। तो इसीलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बट डाइजेशन में हमें बस यही याद रखना है कि जो पेनक्रियाज का हमारा एक्सोक्राइन वाला पार्ट है
वो सिक्रीट करता है एल्कालाइन पेनक्रियाटिक जूस, और वहाँ से कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो कि फिर हमारा बाद में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये था हमारा पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you like my video, please like and subscribe my channel. Thank you.